हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिंदुओं को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों, भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा हम 4% हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहा है दोस्तों, और साथ में ये भी कहा तंज कसते हुए कि पाकिस्तान में हिंदू जितना स्वतंत्र है उतना कहीं नहीं, और जितने भी हिंदू है दुनिया के वो यहीं रहना पसंद करेंगे। बताएंगे दोस्तों आखिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान के पीछे क्या है उनका मतलब दोस्तों, कौन सा तंज कसा है उन्होंने और क्या भावना दिखाई है उन्होंने इस बयान को देकर, साथ में कैसे उगला है जहर, सबसे पहले आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों जीरो लाइन पर हुई आतिशबाजी, पीओके की ओर मुंह करके नारेबाजी और भारत माँ के लगे जय के नारे, वो भी ऐसे समय में जब पीओके में आपको पता ही है दोस्तों क्या है स्थिति, वहीं आपको बताएंगे। आखिरकार पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने बदल डाला देश का इतिहास, भूगोल उड़ा दिया मजाक, कैसे डूरंट लाइन पर भारत के खिलाफ जंग बता डाला। वहीं दोस्तों भारत ऐसा क्या कर रहा कि पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स कमर चीमा ने अपने ही सेना को चेतावनी दे डाली दोस्तों। वहीं पीओके में हिंसा के खिलाफ ब्रिटेन में कश्मीरी डायस्पोरा का भारी प्रदर्शन, पाकिस्तान काउंसिलेट के बाहर धरना, बताएंगे कैसे पीओके में मचे बवाल के बीच दुनिया में लोगों में उबाल दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो वहीं पीओके पर अब उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, ऐसा कौन सा दावा कर दिया जिसने फिर एक बार कश्मीरियों को भड़काने का काम किया है दोस्तों। आपको बताएंगे लाल किले से भाषण देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की वो जिद, जब रात 2 बजे बदलना पड़ा सुरक्षा इंतजाम, कैसे उन्होंने कहा था कि मैं बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे नहीं करूंगा संबोधन। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दोस्तों पीओके को किसी भी कीमत पर हासिल करने की इच्छा रखते हैं और इसे जल्द से जल्द हमें हासिल करना ही होगा, क्योंकि इसकी वजह से काफी नुकसान भी हो रहा है भारत को, जैसे कि अफगानिस्तान का सीमा तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हर तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है दोस्तों। चीन और पाकिस्तान मिलकर रास्ते बना रहे हैं, यानी आने वाले समय में अगर पीओके हमने हासिल नहीं किया तो काफी मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए मानते हैं कि जल्द से जल्द पीओके हासिल करना ही होगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों एलओसी पर कैसे हुई आतिशबाजी, कैसे पीओके की ओर नारेबाजी और भारत माँ के लगे जय जयकारे, और उधर पीओके से लोग देख रहे थे भारतीय सेना को। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एलओसी की जीरो लाइन पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रात के समय की बात है, रूहे हिंद नाम की जगह पर सुबह से ही सैकड़ों लोग जुटने लगे थे और शाम तक ये भीड़ हजारों में बदल गई दोस्तों। लोग घंटों इंतजार करते रहे ताकि तिरंगे को पहाड़ों के बीच लहराता देख सके। इसी दौरान पीओके की तरफ से भी कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में इस तरह के लोगों ने जोरदार तरीके से भारत और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। माहौल उस समय और ज्यादा गर्म हो गया जब सीमा के इस पार से पीओके बनेगा हिंदुस्तान के नारे गूंजने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये नारा साफ तौर पर यह संदेश देने के लिए लगाया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। जी हाँ, दोनों तरफ से लगते नारों के चलते कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन इस तरफ के लोगों का जोश कम नहीं हुआ दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है कि पीओके की तरफ से पीओके बनेगा हिंदुस्तान के नारे लगे हैं। खास बात ये रही कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार एलओसी पर आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी को देखने के लिए वहाँ मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी भी इस तरह का नजारा एलओसी पर देखने को नहीं मिला था। केरन के लोगों के लिए यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि दोस्तों एक भावनात्मक अनुभव भी था। लोगों ने बताया कि यह जश्न नहीं बल्कि देश के प्रति एक श्रद्धांजलि और सलामी थी। सुबह से शाम तक डटे रहे लोगों के चेहरे पर तिरंगे को देखकर गर्व साफ झलक रहा था। जय हिंद के नारों के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब आप ही सोचिए, जहाँ एलओसी पर भारत की तरफ से भारत माता की जय जय हिंद के नारे लगे, वहीं पीओके की जनता कितनी ज्यादा ललान्वित है दोस्तों भारत के साथ जुड़ने के लिए। और क्या स्थिति है पीओके में आप और हम अच्छे से जानते हैं। जहाँ पर अब भारतीय सेना की इधर से आवाज आ रही थी भारत माता की जय, तो पीओके से आवाज आ रही थी पीओके बनेगा हिंदुस्तान, जिससे साफ पता चल रहा था दोस्तों कि कैसे पीओके के लोगों की आंखों में अत्याचार जो उन पर हुआ है उसका दर्द झलक रहा था और वो भारत से जुड़ना चाह रहे थे। जी हाँ दोस्तों,
इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पीओके किसी भी हालत में जल्द से जल्द हमको वापस लेना होगा, भारत को वापस से अपने में विलय कराना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि अभी वहाँ की जनता का भी खून गर्म है और एक भी जनता नहीं चाहती, एक भी कश्मीरी नहीं चाहता कि पीओके पाकिस्तान के साथ जाए। हर कोई चाहता है कि हमारा ये क्षेत्र पाकिस्तान के साथ ना रहकर भारत से जुड़े, क्योंकि काफी अत्याचार झेला है दोस्तों पीओके के लोगों ने। और दोस्तों समय रहते अगर इसको नहीं वापस लिया गया तो आप यूं समझ लीजिए कि भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी पीओके वापस लेना, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है चीन के साथ मिलकर रास्तों का निर्माण कर रहे हैं। भारत के साथ अफगानिस्तान का सीमा खत्म हो चुका है दोस्तों। हर तरीके से पाकिस्तान गंदी चालें चलता दिखाई दे रहा है। कल को चीन भी अड़ंगा डालने का प्रयास कर सकता है, इसीलिए यही बिल्कुल सही समय है। आप भी अगर मानते हैं तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। पीओके वापस लेने को लेकर रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि अपना ही क्षेत्र है, अपनी ही जमीन है, तो कहने में कोई हर्ज क्या। और रिक्वेस्ट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए लाइक कर दीजिएगा, ताकि कश्मीरियों को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता चल सके कि भारत पीछे नहीं हटने वाला। वहीं आपको बता दे दोस्तों, हम 4% हिंदुओं को कर रहे हैं बर्दाश्त। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कैसे कसा तंज दोस्तों अल्पसंख्यकों को लेकर, उगल दिया जहर। आपको बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर सवाल उठने लगे हैं। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और वहाँ के मुसलमान 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने भारत के अखंड भारत के विचार का भी जिक्र किया और कहा कि भारत का अपना अलग नजरिया और एजेंडा है। हालांकि पाकिस्तान की 2023 की जनगणना के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी 52 लाख यानी कुल आबादी का 2.17% है। ये आंकड़ा जरदारी के बताए 3-4% से भी कम है। जरदारी ने कहा कि हम मुसलमान हैं, वे नहीं हैं, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हम 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान में हिंदू जितना खुश है उतना पूरी दुनिया में खुश नहीं है, और हर हिंदू चाहता है कि वो पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान में हिंदू पूरे तरीके से आजाद हैं और वे पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों जरदारी ने यह बयान 14 अगस्त को इस्लामाबाद में यादगार फतेह विजय स्मारक समारोह में दिया था। यह स्मारक पाकिस्तान ने भारत के साथ 2025 में हुए संघर्ष को मार्काए हक नाम देते हुए उसकी जीत के तौर पर बनाया है। दोस्तों उनके बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। केरल हाईकोर्ट के वकील रोहित मडाजेरिल और वकील, लेखक व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता अमित कृष्णकांत पॉल ने भी जरदारी की टिप्पणी की आलोचना की। पॉल ने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति 80 साल बाद भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत का जिक्र करके विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जरदारी के बर्दाश्त शब्द के इस्तेमाल पर इसलिए भी सवाल उठे क्योंकि पाकिस्तान का संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि देश में इस्लाम को विशेष स्थान और राजकीय धर्म का दर्जा प्राप्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हिंदू और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण, भेदभाव और भीड़ हिंसा जैसी घटनाओं का सामना करते रहे हैं। ऐसे में देश के राष्ट्रपति द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए बर्दाश्त शब्द का इस्तेमाल खासा चर्चा में है। आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? हद तो तब हो गई जब आसिफ अली ने ये बात कही कि पाकिस्तान में हिंदू जितना स्वतंत्र है उतना कहीं नहीं है और हिंदू चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में ही रहे। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि अतिशयोक्ति अलंकार का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया है आसिफ अली जरदारी ने? आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? हिंदू को लेकर जो बात कही है उसका जवाब अवश्य दीजिएगा, वहीं आपको बता दें। इतना ही नहीं दोस्तों, कहते कहते राष्ट्रपति जरदारी ने अपने ही देश का इतिहास और भूगोल बदल डाला दोस्तों, उड़ा दिया मजाक। कहा डूरंड लाइन पर भारत के खिलाफ हुआ जंग। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी ने राजधानी इस्लामाबाद में भाषण देते हुए ऐसी गलतियां की जिससे वो लोगों के निशाने पर आ गए। उन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर यानी डूरंड लाइन को 1965 की भारत पाकिस्तान जंग से जोड़कर ऐसा बेबुनियाद दावा कर दिया जिसे सुनने के बाद लोगों ने उनको जनरल नॉलेज की क्लास लेने की सलाह दे डाली। जरदारी ने दावा किया कि 2025 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने 4 दिन की लड़ाई जीती थी। इसके बाद जरदारी इतिहास में गए और 1965 की लड़ाई में भी पाकिस्तान की जीत जैसी सच से परे की एक बात कह दी। यहाँ तक कि उन्होंने 1965 की लड़ाई डूरंड लाइन पर लड़े जाने का भी दावा कर डाला। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने 1965 की लड़ाई में डूरंड लाइन जीती थी। यहाँ अगर इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि पाकिस्तान को 1965 में करारी हार झेलनी पड़ी थी, तो भी जरदारी का दावा अजीब है। दरअसल डूरंड लाइन का 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों, वहीं आपको बता दें।
आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा कि पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपने ही सेना को दे दी चेतावनी। दोस्तों, उनका कहना है कि भारत 2027 के विजन पर काम कर रहा है। भारत लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इसके तहत एक स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर काम हो रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत से खतरा है। चीमा का दावा है कि भारत हमेशा कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पर हमले करता रहता है, मगर भारत को ऐसा क्यों करना पड़ता है ये चीमा शायद सोचना नहीं चाहते। चीमा का कहना है कि अब भारत एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनाना चाहता है। साथ ही भारत 2047 तक इंडिजीनियस प्रोडक्शन चाहता है। इंडिया समझता है कि अगर पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म लड़ाई करनी है तो सेल्फ रिलायंस चाहिए, मतलब खुद के हथियार। अभी जैसे पिनाका, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इन्होंने बना ली है, अब ये उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को इसे बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए। ये हथियार बनाने के लिए कई देशों से पार्टनरशिप कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चीमा का यहाँ तक कहना है कि भारत $81 बिलियन डिफेंस पुश कर रहा है। इंडिया ने इस दफा भी डिफेंस बजट बढ़ाया है। 15 से 16% डिफेंस बजट बढ़ाने से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो एक्सप्लेन होती है। डिफेंस पर भारत कोई $2.19 ट्रिलियन खर्च कर रहा है और मुझे यह लगता है कि ये डिफेंस बजट पाकिस्तान से रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। भारत को अब ये नए वेपन सिस्टम लेने हैं। 114 फाइटर जेट्स लेने पर काम कर रहे हैं। फिर तेजस भी खरीदने वाले हैं। भारत 180 तेजस $1.1 ट्रिलियन रुपए में खरीदने वाला है। ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल रेस बनने वाली है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि इंडिया से मामलात खराब ना हो। इंडिया और पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है कि भारत की सारी रक्षा तैयारियां सिर्फ उसके लिए ही है। बस इसी वजह से वो हर पल डरा रहता है। यही डर और भारत से जलन उसकी दुश्मनी को खाद पानी देती रहती है। क्या इस पर राय दोस्तों? और कमर चीमा के इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? वहीं आपको बता दें, पीओके में हिंसा के खिलाफ ब्रिटेन में कश्मीरी डायस्पोरा का प्रदर्शन। पाकिस्तान काउंसुलेट के बाहर धरना। जी हां, ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी समुदाय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों के समर्थन में ब्रैंडफोर्ड स्थित पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीओजेके में आम नागरिकों के खिलाफ बल का प्रयोग, नागरिकों की मौत, लंबे समय से जारी सैन्य और सुरक्षा प्रतिबंधों और खाने पीने की चीजों तथा जरूरी दवाओं की सप्लाई में रुकावट को लेकर गहरी चिंता जताई है। ये प्रदर्शन पब्लिक एक्शन कमेटी और पीओजेके के लोगों के समर्थन में किया गया, जो अपने मौलिक अधिकार, सम्मान, न्याय और लोकतांत्रिक आजादी की मांग कर रहे हैं। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर हुए इस प्रदर्शन में ब्रिटिश कश्मीरी समुदाय के सदस्य जिया अहमद ने कहा कि कश्मीरी लोगों के मौलिक मानवाधिकार, लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान और उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। अहमद ने पीओके में नागरिकों के खिलाफ कथित बल प्रयोग, नागरिकों की जान जाने, लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों और जरूरी खाद्य सामग्री तथा दवाओं की सप्लाई में रुकावट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असरदार भूमिका निभाने की अपील की। अहमद ने यह भी कहा कि लोगों की जायज मांगों को बातचीत और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए हल किया जाना चाहिए, न कि बल प्रयोग के जरिए। जी हाँ, ब्रिटेन में यह मुद्दा लगातार गरमाया हुआ भी है और गरमाता दिखाई भी दे रहा है, जो कहीं न कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बात करें पीओके में क्या है अभी की स्थिति, तो आपको बता दें पीओके में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जाक ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना को फाइनल अल्टीमेटम दिया है। कमेटी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती नहीं रोकते हैं तो हालात का बेकाबू होना तय है। कमेटी ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ मुजफ्फराबाद तक मार्च निकालने की बात कही है। इससे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। कमेटी ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और रावलाकोट में खाने पीने की चीजों की आवाजाही रोकने का आरोप पाकिस्तान फौज पर लगाया है। जाक नेता उमर नजीर कश्मीर ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तानी सेना बल प्रयोग कर रही है। ये जारी रहता है तो कमेटी को बड़े पैमाने पर लामबंदी का ऐलान करना पड़ेगा, जिसमें मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च शामिल होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं बता दें अब इस पीओके मुद्दे पर 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों, वहां के लोग हमारे अपने होते, अगर 370 नहीं हटता तो पूरी बात आपको बता दे। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 80 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं द्वारा भारत में विलय के ऐतिहासिक फैसले को बिल्कुल सही फैसला करार दिया है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और पूर्ण राज्य की बहाली की अपनी मांग को एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाया।
बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म नहीं किया गया होता तो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग जम्मू कश्मीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे होते। वर्तमान में पीओके के निवासियों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए अब्दुल्ला ने दोहराया कि भारत उन्हें अपना मानता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के प्रतिनिधियों के लिए आज भी सीटें सुरक्षित रखी गई है, इस उम्मीद में कि वे एक दिन उन सीटों पर काबिज होंगे। इस पर आपका कहना चाहेंगे दोस्तों? जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर 370 खत्म नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी पीओके के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे होते। क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों? क्या वाकई में ऐसा ही है, या फिर जिनको भारत से जुड़ना है वो आज भी भारत से जुड़ना चाह रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली वो भारत के कश्मीर से जुड़े या फिर भारत से जुड़े एक ही बात है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, वहीं आपको बता दें। मुनीर शहबाज के खिलाफ बलूच नेता का तगड़ा दांव, चीन अमेरिका को लिखा खुला खत, क्या मानेंगे ट्रंप और जिनपिंग? दोस्तों बलूच नेता मीर यार बलोच ने दुनिया से अपील की है कि पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद ना दी जाए। मीर ने खास तौर से चीन और अमेरिका को याद दिलाया है कि उनकी ओर से की जा रही मदद का इस्तेमाल वे बलूचिस्तान में आम लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को खुला खत लिखते हुए अपील किया कि दुनिया के ये दो ताकतवर देश शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के सिर से अपना हाथ हटा लें। मीर यार बलोच ने जिनपिंग और ट्रंप के नाम लिखे खत में कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने दुनिया से झूठ बोला है और गलत जानकारी फैलाई है। उसने 12 अगस्त को सुराब में हुए हवाई हमलों से इनकार किया जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 30 बेगुनाह बलूच नागरिक मारे गए। पाकिस्तान का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है, वो ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी पर भी दुनिया को गुमराह कर चुका है। दोस्तों पाकिस्तानी नेतृत्व बलूचिस्तान के हालात और CPEC बोले तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चीन को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर जमीनी नियंत्रण खत्म हो चुका है। पाक आर्मी अमेरिका और चीन में बने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके हवाई हमलों के जरिए बलूचों को निशाना बना रही है। ऐसे में जिनपिंग को इस्लामाबाद की मदद पर फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उसके भ्रष्ट नेतृत्व को मदद देनी चाहिए। बलूचिस्तान अमेरिका से अपील करता है कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली लंबे समय से चली आ रही सैन्य मदद को रोकने पर विचार करे। पाक सेना को मिल रही मदद का इस्तेमाल आम लोगों के खिलाफ हो रहा है, जैसा कि आप मीर यार बलोच का ये ट्वीट और उनका ये लेटर देख पा रहे होंगे। दोस्तों क्या लगता है आपको मीर यार बलोच के इस ओपन लेटर से चीन और अमेरिका सोचने पर मजबूर होंगे? क्या लगता है दोस्तों आपको? वहीं बता दें। इतना ही नहीं, बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर आईना दिखाने का प्रयास किया, जहां उन्होंने बाजार दुकानें सब कुछ बंद रखी और समारोह पर दागे गए रॉकेट ग्रेनेड। दोस्तों 14 अगस्त को क्वेटा में समेत बलूचिस्तान के बड़े कमर्शियल इलाकों और बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। दी बलूचिस्तान पोस्ट ने कई जिलों और कस्बों में भी ऐसी रिपोर्ट दी है जहां कमर्शियल गतिविधियों और लोगों की आवाजाही कम देखी गई है। खबरों के मुताबिक कई इलाकों में लोग घरों के अंदर ही रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी फोर्स के कैंपों, सरकारी दफ्तरों और दूसरी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। द बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि कई जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और अहम जगहों के आसपास की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, क्या बांग्लादेश छोड़ेगा शेख हसीना पर जिद? तारिक रहमान इसी महीने आ सकते हैं भारत, 2 दिन के दौरे का प्रस्ताव। दोस्तों प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस महीने भारत आ सकते हैं। जुलाई में भारत की ओर से तारिक रहमान को ब्रिक्स समिट का न्योता दिए जाने के बाद से उनके दिल्ली आने की चर्चा चल रही है। हालांकि तारिक रहमान के भारत दौरे पर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने खास तौर से शेख हसीना को दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत पर ऐतराज जताया है और तारीख के सितंबर में ब्रिक्स के लिए दिल्ली ही नहीं आने का संकेत दिया गया है। हालांकि उनके ब्रिक्स से पहले ही दिल्ली आने पर बात बन सकती है। प्रथम मोलो की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका और दिल्ली के बीच इसी महीने तारिक रहमान की भारत यात्रा की संभावना पर बातचीत चल रही है। भारत ने शुरुआती तौर पर अगस्त के तीसरे हफ्ते में 2 दिन की यात्रा का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी भी इस यात्रा को अंतिम रूप देने में शेख हसीना का प्रत्यर्पण सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश से लौटेंगे 3 लाख रोहिंग्या मुस्लिम। जी हां, शरणार्थियों की वापसी पर म्यांमार का बहुत बड़ा ऐलान। बता दें
म्यांमार की सेना समर्थित सरकार ने बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस लाने पर बड़ा फैसला लिया है। म्यांमार सरकार की ओर से शनिवार को बताया गया कि बांग्लादेश में कैंपों में रह रहे 3 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों की उनके देश में वापसी होगी। म्यांमार के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये रोहिंग्या शरणार्थी पश्चिमी रखाइन राज्य के रहने वाले हैं। सुरक्षा हालात बेहतर होने पर उनकी वापसी को मंजूरी दी जाएगी। विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रोहिंग्या शरणार्थी संकट 9वें साल में प्रवेश कर रहा है। अगस्त 2017 में रखाइन में सुरक्षा चौकियों पर रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमलों के बाद सेना की कार्रवाई के बाद ये लोग बांग्लादेश के कैंपों में रह रहे हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में ये लोग अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, बिंदी जितना छोटा ये देश हिंद महासागर में बना भारत की आंखें। पहले यहाँ चीन ने भी खूब डाले हैं डोरे। बता दें, हिंद महासागर के नीले पानी के बीच बसा मॉरिशस जमीन के मामले में भले ही भारत के किसी बड़े जिले जितना नजर आता हो, लेकिन समंदर में इसकी हैसियत किसी राजा से कम नहीं है। ये बिंदी जितना छोटा देश हिंद महासागर में भारत के लिए चौकीदार और आंखें बनकर खड़ा है। दूसरी तरफ चीन ने भी इस रणनीतिक लोकेशन को देखते हुए यहाँ खूब डोरे डाले हैं दोस्तों। अरबों का निवेश किया और पैठ बनाने का प्रयास किया है। हालांकि भारत इस देश के साथ अपने इतिहास की वजह से हमेशा चीन की कूटनीति को फेल करता आया है। जी हाँ, मॉरिशस का कुल भूभाग महज 2000 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोले तो EEZ लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया का 20वां सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र है। यानी ये देश 23 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल समुद्री इलाके को कंट्रोल करता है। चीन जो है वो इस रणनीतिक लोकेशन पर हमेशा से ललचाता रहा है। चीन ने यहाँ अरबों डॉलर का निवेश किया, बुनियादी ढांचे तैयार किए और अफ्रीका में पैठ बनाने के लिए मॉरिशस को मोहरा बनाने का प्रयास किया है। लेकिन भारत ने अपनी दशकों पुरानी दोस्ती और भरोसे के दम पर चीन के हर कूटनीतिक दांव को हमेशा नाकाम किया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, अमेरिका के आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर ने प्रशांत क्षेत्र छोड़ा, चीन को मिला खुला मैदान। खतरे में जापान, ताइवान। जी हां दोस्तों, अमेरिका पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपना आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर हटा रहा है। ये हो रहा है क्योंकि ईरान युद्ध के चलते अमेरिकी नेवी पर पश्चिमी एशिया के आसपास अपने सबसे बड़े युद्ध पोतों को तैनात रखने का दबाव है। इस कदम से ये होगा कि चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी वाला इलाका अमेरिकी युद्ध पोत से खाली हो जाएगा। ये एक तरह से चीन के लिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो जापान और ताइवान की सुरक्षा चिंता बढ़ेगी। अमेरिकी नेवी का USS जॉर्ज वॉशिंगटन प्रशांत क्षेत्र से पश्चिमी एशिया जा रहा है। ये USS अब्राहम लिंकन की जगह लेगा, जिसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियानों में मदद करते हुए समंदर में 8 महीने का समय बिताया है। इससे फिलहाल पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना रह जाएगा। अमेरिका के ताइवान, जापान जैसे सहयोगियों और चीन के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, आखिरकार भारत के स्वतंत्रता दिवस पर किस देश ने क्या कहा। दोस्तों, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका, इजरायल, रशिया, नेपाल, सिंगापुर, भूटान, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने शुभकामनाएं दी। सभी नेताओं ने भारत के साथ अपने देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने, सहयोग बढ़ाने और दोस्ती को आगे ले जाने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंधों की वजह से अमेरिका भारत के रिश्ते जो है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। वहीं इजरायल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और PM मोदी जी को बधाई देते हुए कहा कि भारत आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं सिंगापुर के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, इन सब ने दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ में गौर करने वाली बात है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान तक ने भी PM मोदी जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बताते हुए मैं द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने की इच्छा जताता हूँ। पेजेशकियान ने दोनों देशों के साझा हितों के लिए आपसी विश्वास और सम्मान के साथ सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, लेकिन कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की वो जिद जब रात 2 बजे बदलना पड़ा सुरक्षा इंतजाम, कहा बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से नहीं करूंगा संबोधन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव कराया था। ये खुलासा पूर्व रक्षा सचिव RK माथुर ने किया है। उस घटना को याद करते हुए माथुर ने बताया कि PM मोदी ने संबोधन के दौरान सामने लगाए जाने वाले बुलेट प्रूफ शीशे को हटाने पर जोर दिया था। माथुर के मुताबिक 15 अगस्त 2014 से पहले वो तात्कालीन इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक के साथ प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देने पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के सामने लगाए गए बुलेट प्रूफ ग्लास बैरियर के बारे में भी बताया। माथुर ने बताया कि पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर ये मेरे सामने रहेगा तो मैं नागरिकों को संबोधित नहीं कर पाऊंगा। आर के माथुर ने कहा कि हमारी तरफ से यह सिक्योरिटी का प्रश्न था। आर के माथुर ने कहा कि हमारी तरफ से यह सिक्योरिटी का प्रश्न था। आप जानते हैं कि वहां से सीधा सामने चांदनी चौक नजर आता है, जहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। इसीलिए सुरक्षा कारणों से मेरी सलाह है कि आप एक बार फिर से विचार कर लें। पूर्व रक्षा सचिव ने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री का जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि हमारे बोलने के बाद प्रधानमंत्री का रिएक्शन सिर्फ इतना था कि अगर ये मेरे सामने रहेगा तो मैं नागरिकों को संबोधित नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में पीएम मोदी की जिद के आगे दोस्तों सुरक्षा इंतजाम को बदलना पड़ गया। माथुर के मुताबिक 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात करीब 2 बजे बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे ग्लास ना लगाने की स्टोरी। दोस्तों ऐसे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते आप सभी को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।